अध्याय 2। मार्ज आंटी की गलती। अगली सुबह जब हैरी नाश्ते के लिए नीचे गया तो उसने देखा कि डर्सली परिवार पहले से किचन की टेबल के चारों तरफ बैठा हुआ था। वे नई टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। यह नया टीवी डडली के लिए गर्मियों में घर लौटने का तोहफा था, क्योंकि वह इस बात पर हल्ला मचा रहा था कि फ्रिज और ड्राइंग रूम में रखे टीवी के बीच उसे बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है। किचन में टीवी के आने के बाद डडली अपनी गर्मी की छुट्टियों का ज़्यादातर समय वहीं गुजारने लगा। वहाँ वह अपनी सुअर जैसी छोटी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रहता था और उसकी 5 छुट्टियाँ लगातार हिलती रहती थी, क्योंकि वह लगातार खाता रहता था। हैरी डडली और वर्नन अंकल के बीच में बैठ गया। वर्नन अंकल मोटे थे, उनकी गर्दन बहुत छोटी थी और मूंछें काफ़ी घनी थी। हैरी को हैप्पी बर्थडे कहना तो दूर रहा, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि हैरी कमरे में आ गया था। बहरहाल हैरी को अब तक इस बात की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। उसने खुद एक टोस्ट उठाया और टीवी पर न्यूज़ पढ़ने वाले को देखने लगा, जो एक भागे हुए अपराधी के बारे में खबर पढ़ रहा था। जनता को चेतावनी दी जाती है कि ब्लैक के पास हथियार है और वह बहुत खतरनाक अपराधी है। एक विशेष हॉटलाइन बनाई गई है, अगर ब्लैक दिखे तो तत्काल हॉटलाइन पर सूचना दे। वर्नन अंकल ने अपने अखबार के ऊपर से भगोड़ी कैदी को घूरते हुए कहा, हमें यह बताने की जरूरत नहीं कि वह आवारा है। उसकी हालत तो देखो, गंदा वहशी दरिंदा। उसके बाल तो देखो। उन्होंने हैरी की तरफ तमतमाती हुई तिरछी नजर डाली, जिसके बिखरे बालों से वर्नन अंकल को हमेशा चिढ़ होती थी। टेलीविजन पर दिखने वाले अपराधी के लंबे बाल कंधे तक लटक रहे थे। उसकी तुलना में हैरी के बाल बहुत अच्छी हालत में थे। न्यूज़ पढ़ने वाला एक बार फिर दिखाई देने लगा। कृषि और मत्स्य मंत्रालय आज एक घोषणा करने वाले हैं। साला रुको। वर्नन अंकल ने न्यूज़ पढ़ने वाले को गुस्से से घूरते हुए कहा, तुमने हमें यह तो पता ही नहीं है कि दरिंदा भागा कहाँ से है। आधी अधूरी जानकारी देने का क्या फायदा? हो सकता है कि वह पागल सामने वाली सड़क पर ही घूम रहा हो। उभरी हुई हड्डी और घोड़े जैसे चेहरे वाली पैटनी आंटी ने घूमकर किचन की खिड़की के बाहर देखा। हैरी जानता था कि पैटनी आंटी को हॉटलाइन पर सूचना देने में बहुत खुशी होगी। वे दुनिया की सबसे ज्यादा इधर उधर करने वाली महिला थी और अपने नीरस तथा भले पड़ोसियों की जासूसी करने में अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय बिताती थी। वर्नन अंकल ने टेबल पर मुक्का मारते हुए कहा, सरकार न जाने कब यह सीखेगी कि ऐसे लोगों से निपटने का इकलौता तरीका यही है कि उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। बिल्कुल सच कहा, पैटनी आंटी ने कहा, जो भी पड़ोसियों के यहाँ लगे पेड़ों के पार घूर रही थी। वर्नन अंकल ने चाय का कप नीचे रखा, अपनी घड़ी देखी और बोले, बेहतर होगा कि मैं 1 मिनट में चल दूँ। मार्च की ट्रेन 10 बजे आती है। हैरी अपने कमरे में रखी उड़ने वाली झाड़ू की सर्विसिंग किट के बारे में सोच रहा था। वर्नन अंकल के शब्द सुनकर उसे जोर का झटका लगा। मार्च आंटी? उसके मुंह से निकला। वे यहाँ तो नहीं आ रही है। मार्ज आंटी वर्नन अंकल की बहन थी। हालांकि हैरी का, जिसकी माँ पैट्यूनी आंटी की बहन थी, उनसे खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उसे उन्हें मजबूरन आंटी कहना पड़ता था। मार्ज आंटी देहात में एक बड़े बगीचे वाले घर में रहती थी, जहाँ वे बुलडॉग पालती थी। वे कभी कभार प्रिवेट ड्राइव में रहने आ पाती थी, क्योंकि वे अपने प्रिय कुत्तों से दूर नहीं रह पाती थी। बहरहाल हैरी के दिमाग में उनकी हर यात्रा की भयानक यादें थी। डडली के 5वें जन्मदिन की पार्टी में मार्ज आंटी ने हैरी को अपनी टहलने वाली छड़ी से पीटा था, ताकि वह म्यूजिकल स्टैचू में डडली को हराना बंद कर दे। कुछ साल बाद जब वे क्रिसमस पर आई थी तो डडली के लिए कंप्यूटराइज्ड रोबोट लाई थी और हैरी के लिए कुत्तों के बिस्किट का डब्बा। आखिरी बार वे हैरी के हॉगवर्ट्स जाने से 1 साल पहले आई थी। उस समय हैरी का पैर गलती से उनके प्रिय कुत्ते रिपर के पंजे पर पड़ गया था। रिपर ने हैरी को बगीचे तक दौड़ा दिया था और पेड़ पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मार्ज आंटी ने आधी रात तक रिपर को वापस नहीं बुलाया। इस घटना की याद करके डडली अब भी इतनी जोर से हंसता था कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वर्नन अंकल ने कहा, मार्ज यहाँ 1 हफ्ते रहेगी और चूंकि अब यह विषय निकल ही आया है। उन्होंने हैरी की तरफ चेतावनी भरी मोटी उंगली उठाते हुए कहा, तो जाकर उन्हें लाने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूँ। डडली मुस्कुराया और उसने टीवी पर से आंखें हटा ली। वर्नन अंकल द्वारा हैरी को टपटते देखना डडली के मनोरंजन का प्रिय तरीका था। वर्नन अंकल ने गरजते हुए कहा, सबसे पहली बात, तुम मार्च से सभ्यता से बात करोगे। हैरी ने कटुता से कहा, ठीक है, पर पहले वे मुझसे सभ्यता से बात करें। दूसरी बात, वर्नन अंकल ने ऐसे दिखाया जैसे उन्होंने हैरी का जवाब सुना ही नहीं है। जो कि मार्च तुम्हारे सामान्य होने के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि जब वह यहाँ रहे तो कोई अजीब चीज हो। तुम उनसे ठीक से पेश आना, ठीक है? पहले वे ठीक से पेश आए, हैरी ने दांत भींच कर कहा। और तीसरी बात, वर्नन अंकल के बैंगनी चेहरे पर उनकी छोटी आंखें अब और भी छोटी हो गई थी। हमने मार्च को बताया कि तुम लाइलाज अपराधी बच्चों ही तो सुरक्षित सेंट पीटर्स स्कूल में पढ़ने जाते हो। क्या? हैरी चीखा। और तुम्हें भी यही कहना लड़के, वरना तुम मुश्किल में फंस जाओगे। वर्नन अंकल ने थूक उड़ाते हुए कहा। हैरी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह बैठा हुआ गुस्से से वर्नन अंकल को घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। मार्ज आंटी 1 हफ्ते के लिए आ रही थी। यह तो डर्सली दंपति द्वारा दिया गया बर्थडे का अब तक का सबसे बुरा तोहफा था, जिसमें वर्नन अंकल के पुराने मोजे भी शामिल थे।
वर्नन अंकल ने खड़े होते हुए कहा। तो पेटूनिया, मैं अब स्टेशन जाता हूँ, तुम्हें तो घूमने नहीं चलना डडली बेटा? नहीं, डडली ने कहा, जिसका ध्यान एक बार फिर टेलीविजन पर लग गया था, क्योंकि अब वर्नन अंकल ने हैरी को डांटना बंद कर दिया था। डडली अपनी आंटी के स्वागत के लिए तैयार होगा। पेटूनिया आंटी ने डडली के मोटे सुनहरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। मम्मी ने उसके लिए एक नई सुंदर बोटाई खरीदी है। वर्नन अंकल ने डडली के मोटे कंधे को थपथपाया। किचन से बाहर निकलते हुए वे बोली, तो फिर कुछ ही देर में मिलते हैं। दहशत में बैठे हैरी के मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपना टोस्ट छोड़ा, तत्काल अपने कदमों का इस्तेमाल किया और वर्नन अंकल के पीछे पीछे घर के सामने वाले दरवाजे तक गया। वर्नन अंकल अपना कार कोट पहन रहे थे। जब उन्होंने हैरी को बाहर आते हुए देखा तो वे गुर्रा कर बोले, मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा हूँ। हैरी ने ठंडेपन से जवाब दिया, जैसे मैं आना चाहता हूँ, मैं तो आपसे सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूँ। वर्नन अंकल ने उसे शक भरी निगाह से देखा। हैरी बोला, होग, मेरे स्कूल में 3rd ईयर के बच्चों को कभी कभी गांव में घूमने जाने की छूट मिलती है। तो वर्नन अंकल ने दरवाजे के पास वाले हुक से कार की चाबियां उठाते हुए कहा। हैरी ने जल्दी से कहा, मुझे आपसे अनुमति पत्र पर साइन कराना है। वर्नन अंकल ने चिढ़ाते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? हैरी ने बहुत सावधानी से शब्द चुनते हुए कहा, देखिए, मार्च आंटी के सामने नाटक करना बहुत मुश्किल होगा कि मैं सेंट्रल मुक स्कूल लाइलाजाप्रादी बच्चों ही तो सुरक्षित सेंट पीटर स्कूल। वर्नन अंकल दहाड़े और हैरी को खुशी हुई कि उनकी आवाज़ में दहशत का भाव था। बिल्कुल, हैरी ने वर्नन अंकल के बड़े बैगनी चेहरे की तरफ शांति से देखते हुए कहा, इतना बड़ा नाम याद रखना मुश्किल है, मुझे इसे विश्वसनीय बनाना पड़ेगा, है ना? मान लीजिए अगर गलती से मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी। वर्नन अंकल अपनी मुट्ठी तानते हुए हैरी की तरफ बढ़े, लेकिन हैरी अपनी जगह पर बिना हिले खड़ा रहा। उसने कहा, मेरी हड्डी पसली तोड़ने से मार्च आंटी वह बात थोड़ी भूल जाएगी जो मैं उन्हें बता सकता हूँ। वर्नन अंकल रुक गए। उनकी मुट्ठी अब भी हवा में उठी हुई थी और उनका चेहरा लाल हो गया था। लेकिन अगर आप मेरी अनुमति पत्र पर साइन कर देंगे, हैरी ने जल्दी से कहा, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये याद रखूंगा कि मुझे किसी स्कूल में जाना चाहिए और इस तरह भी ना करूंगा जैसे मैं मगलू, जैसे मैं सामान्य हूँ। हैरी जानता था कि वर्नन अंकल इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनके दांत खुले थे और उनके माथे की नस फड़क रही थी। उन्होंने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं मार्च की यात्रा के दौरान तुम्हारे व्यवहार को गौर से देखूंगा। अगर तुमने सही व्यवहार किया और हमारा कहना माना तो मार्च के जाने के बाद मैं उस बेहुदा अनुमति पत्र पर साइन कर दूंगा। उन्होंने घूमकर दरवाज़ा खोला और जाते समय उसे इतनी तेजी से बंद किया कि उसके ऊपर लगा कांच निकल कर गिर गया। हैरी लौटकर किचन में नहीं गया, वह ऊपर अपने बेडरूम में गया। अगर उसे सच्चे मगलू की तरह अभिनय करना था तो बेहतर था कि वह काम अभी शुरू कर दे। दुखी मन से उसने धीरे धीरे अपने सभी तोहफे और बर्थडे कार्ड इकट्ठे किए और उन सबको अपने बिस्तर के नीचे फर्श पर रखे उखड़े बोर्ड में होमवर्क के साथ रख दिया। फिर वह हेडविग के पिंजरे के पास गया। एडल अब ठीक हो चुका था। वह और हेडविग दोनों सो रहे थे तथा दोनों के सिर उनके पंखों के भीतर थे। हैरी ने आह भरते हुए उन्हें जगाया। हेडविग, उसने उदासी से कहा, तुम्हें 1 हफ्ते के लिए यहाँ से जाना होगा। एडल के साथ चली जाओ, रोन तुम्हारी देखभाल करेगा। मैं उसे पूरी बात बताते हुए एक पत्र लिखूंगा। और मेरी तरफ इस तरह मत देखो। हेडविग बड़ी पीली आंखें उसे धिक्कार रही थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यही एक तरीका जिससे मुझे रोन और हरमाइनी के साथ हॉग्स में जाने की अनुमति मिलेगी। 10 मिनट बाद एरल और हेडविग, जिसके पैर में रोन के नाम एक चिट्ठी बंधी थी, खिड़की से बाहर निकले और ओझल हो गए। पूरी तरह दुखी हैरी ने खाली पिंजरा अलमारी के अंदर रख दिया, लेकिन हैरी को चिंता करने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला। थोड़ी देर में पेटूनी आंटी चीखती हुई ऊपर आई और हैरी से कहा कि वह नीचे आकर मार्च आंटी का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाए। जब वह हॉल में पहुंचा तो पेटूनी आंटी ने उसे डांटते हुए कहा, अपने बालों का कुछ करो। हैरी के समझ में नहीं आया कि उसके बाल संवारने से क्या फायदा होगा। मार्च आंटी को उसकी बुराई करना अच्छा लगता था, इसलिए वह जितना ज्यादा गंदा दिखेगा वे उतनी ज्यादा खुश होगी। बहुत जल्दी वर्नन अंकल की कार गेट के अंदर आ गई। फिर गिट्टी पर टायरों के रुकने, कार के दरवाजे बंद होने और बगीचे के रास्ते पर कदमों की आवाज आई। पेटूनी आंटी ने फुफकारते हुए हैरी से कहा, दरवाजा खोलो। बहुत निराशा के साथ हैरी ने दरवाजा खोला। चौखट पर मार्च आंटी खड़ी थी। वे काफी हद तक वर्नन अंकल की तरह दिखती थी, लंबी, मोटी और बैंगनी चेहरे वाली, यहाँ तक कि उनकी मूंछ भी थी, हालांकि अपनी भाई जितनी घनी नहीं थी। उनके एक हाथ में बड़ा सा सूटकेस था तथा दूसरे हाथ के नीचे एक बूढ़ा और बदमिजाज बुलडॉग था। मेरा डडली कहाँ है? मार्च आंटी गर्जी। मेरा भतीजा कहाँ है? डडली हॉल से डोलता हुआ आया। उसके सुनहरे बाल उसके मोटे सिर पर चिपके हुए लग रहे थे और उसकी कई ठुड्डियों के नीचे बोटाई मुश्किल से नजर आ रही थी। मार्च आंटी ने सूटकेस हैरी के पेट में घुसा दिया, जिससे उसकी हवा बाहर निकल गई। इसके बाद मार्च आंटी ने डडली को एक हाथ से जकड़ लिया और उसके गाल पर एक बड़ी पप्पी ली।
हैरी अच्छी तरह जानता था कि डडली मार्ज आंटी से गले मिलना सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता है क्योंकि इसके बदले में उसे काफ़ी पैसे मिलते हैं, और यह बात पूरी तरह सही साबित हुई, क्योंकि पप्पी के बाद जब वे अलग हुए तो डडली की मोटी मुट्ठी में 20 पाउंड का कड़क नोट था। मार्ज आंटी चीखी, पेटूनिया, और फिर वे हैरी को इस तरह अनदेखा करते हुए गुजर गई जैसे वह कोई हैड स्टैंड हो। मार्ज आंटी और पैटनी आंटी ने एक दूसरे को चूमा, बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि मार्ज आंटी ने अपना बड़ा जबड़ा पैटनी आंटी के पतले गाल की हड्डी से टकराया। वर्नन अंकल अब तक अंदर आ चुके थे और दरवाज़ा बंद करते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पूछा, चाय पियोगी मार्ज? और रिपर क्या लेगा? रिपर मेरी प्लेट में से थोड़ी चाय पी लेगा, मार्ज आंटी बोली जब वे सब किचन में गए। हैरी हॉल में मार्ज आंटी के सूटकेस के साथ अकेला रह गया था, लेकिन उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। वह तो चाहता ही था कि किसी न किसी बहाने वह मार्ज आंटी से दूर रहे, इसलिए वह आराम आराम से सूटकेस को घसीटता हुआ ऊपर वाले खाली बेडरूम में ले जाने लगा। जब हैरी किचन में लौटा तब तक मार्ज आंटी को चाय और फ्रूट केक मिल चुके थे। उनका कुत्ता रिपर एक कोने में सुड़ करके चाय पी रहा था। हैरी ने देखा कि अपने साफ फर्श पर चाय और लाल गिरती देखकर पैटनी आंटी कांप गई। पैटनी आंटी जानवरों से नफरत करती थी। वर्नन अंकल ने पूछा, मार्ज, बाकी कुत्तों को कौन संभाल रहा है? मार्ज आंटी ने जोरदार आवाज में कहा, कर्नल फॉब्स्टर, वे अब रिटायर हो चुके, उनके पास भी तो करने के लिए कोई काम होना चाहिए, लेकिन मुझसे रिपर को वहां नहीं छोड़ा गया। ये मेरी जुदाई सहन नहीं कर पाता है। हैरी के बैठने पर रिपर गुर्राया। इससे मार्ज आंटी का ध्यान पहली बार हैरी की तरफ गया। तो उन्होंने गुर्राते हुए कहा, अब भी यहीं हो? हाँ, हैरी ने कहा, तुम्हें इतना अक्कड़ कर हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। मार्ज आंटी ने कहा, जब वर्नन और पैटूनिया की मेहरबानी की तुम्हें याद रख रही है, मैं कभी नहीं करती। अगर तुम्हें मेरे चौखट पर छोड़ा गया होता तो मैं तुम्हें सीधे अनाथालय भेज देती। हैरी की यह कहने की बहुत इच्छा थी कि डर्सली परिवार के साथ रहने के बजाय वह अनाथालय में रहना ज़्यादा पसंद करेगा, लेकिन हॉग्समीड के अनुमति पत्र के विचार ने उसे रोक दिया। उसने अपने चेहरे पर जबरन दर्द भरी मुस्कान लाने की कोशिश की। मार्ज आंटी दहाड़ी, मेरी तरफ देखकर फालतू में मत हंसो। मुझे साफ दिख रहा है कि जब मैंने तुम्हें पिछली बार देखा था तब से तुम जरा भी नहीं सुधरे हो। मुझे आशा थी कि स्कूल वाले तुम्हें थोड़ा तमीज सिखा देंगे। उन्होंने चाय का एक बड़ा घूंट लिया और अपनी मूंछ पोंछते हुए कहा, वर्नन, तुम इसे किस स्कूल में भेजते हो? वर्नन अंकल ने तत्काल कहा, सेंट ब्रूटस स्कूल में, लाइलाज अपराधियों के लिए वह सबसे अच्छा स्कूल है। मार्ज आंटी ने कहा, अच्छी बात है। क्या सेंट ब्रूटस में लड़कों पर छड़ी का इस्तेमाल होता है? उन्होंने टेबल के पार से हैरी से पूछा। वर्नन अंकल ने मार्ज आंटी के पीछे से धीरे से अपना सिर हिलाया। हैरी ने कहा, हाँ। फिर उसे महसूस हुआ कि यह बात ढंग से बोलना चाहिए, इसलिए उसने आगे जोड़ दिया, हर समय। बहुत बढ़िया, मार्ज आंटी बोली। मुझे बकवास अच्छी नहीं लगती कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। मैं अच्छी तरह से जानती कि कुछ बच्चे पिटे बिना सुधर ही नहीं सकते हैं। समय से 99 मामलों में तगड़ी पिटाई की जरूरत होती है। यह तुम्हारी अक्सर पिटाई होती है। हैरी बोला, हाँ, सैकड़ों बार। मार्ज आंटी की आंखें सिकुड़कर छोटी हो गई। मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज अच्छा नहीं लग रहा है लड़की, उन्होंने कहा। अगर तुम अपनी पिटाई के बारे में इतने हल्के अंदाज में बोलती तो यह बात साफ है कि तुम्हारी जमकर पिटाई नहीं होती है। पेटूनी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो स्कूल वालों को एक पत्र लिखती, उन्हें साफ साफ बता दो कि इस बच्चे के मामले में तुम बुरी तरह पिटाई करने की सलाह देती हो। शायद वर्नन अंकल चिंतित थे कि हैरी अपना वायदा भूल सकता है, इसलिए उन्होंने तत्काल विषय बदल दिया। मार्ज, आज सुबह की न्यूज़ सुनी थी उस भागे हुए कैदी के बारे में। जब मार्ज आंटी वहाँ आराम से रहने लगी तो हैरी हसरत से सोचने लगा कि अगर वे यहाँ नहीं आती तो कितना बढ़िया रहता। वर्नन अंकल और पैटूनी आंटी हैरी को आमतौर पर प्रोत्साहित करते थे कि वह उनके रास्ते से दूर रहे। हैरी को भी इंतजाम अच्छा लगता था। दूसरी तरफ मार्ज आंटी हैरी को हर समय अपनी आंखों के सामने रखना चाहती थी ताकि वे उसके सुधार के लिए सुझाव दे सके। उन्हें हैरी और डडली की तुलना करने में मजा आता था। इसके अलावा उन्हें डडली को महंगे तोहफे देना भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा करते समय वे हैरी को घूरती रहती थी, जैसे उसे पूछने के लिए उकसा रही हो कि उसे कोई तोहफा क्यों नहीं मिला। वे बार बार यह भी बताती रहती थी कि हैरी इतना घटिया और बुरा क्यों है। तीसरे दिन उन्होंने दोपहर का खाना खाते समय कहा, वर्नन, यह लड़का अगर गलत रास्ते पर चला जाए तो इसके लिए खुद को दोषी मत मानना। अगर कोई चीज़ अंदर से सड़ी हुई तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हैरी ने अपना ध्यान भोजन पर केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ थरथराने लगे और उसका चेहरा गुस्से के मारे तमतमाने लगा। उसने खुद को याद दिलाया, अनुमति पत्र को याद रखो, हॉग्समीड के बारे में सोचो, कुछ मत बोलो, मत उठो। मार्ज आंटी ने शराब के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया। वे बोली, यह पैदाइश के मूलभूत नियमों में से एक है। कुत्तों में भी ऐसे ही होता है। अगर कुतिया के साथ कुछ गड़बड़ होती है तो पिल्ले के साथ भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। मार्ज आंटी ने शराब के जिस गिलास को हाथ में पकड़ रखा था वह उसी समय फूट गया। कांच के टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे और मार्ज आंटी थूक निकलकर पल के झपकाने लगी। उनका बड़ा लाल चेहरा शराब में नहा गया था। पैटूनी आंटी चीखी, मार्ज, मार्ज, तुम ठीक तो हो?
मार्ज आंटी ने अपने चेहरे को नैपकिन से पोंछते हुए कहा। चिंता की कोई बात नहीं है, शायद गिलास को थोड़ा कसकर पकड़ लिया होगा। कुछ दिन पहले कर्नल फॉक्सटर के यहाँ भी तो ऐसा ही हुआ था। पेटूनिया, बात को पतंगड़ मत बना, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है। लेकिन पेटूनिया आंटी और वर्नन अंकल हैरी को शक भरी निगाहों से देख रहे थे, इसलिए उसने फैसला किया कि बेहतर यही होगा कि वह पुटिंग को छोड़ दे और जितनी जल्दी हो सके वहां से उठकर चला जाए। बाहर निकलने के बाद वह हॉल की दीवार पर टिक कर गहरी सांसें लेने लगा। बहुत लंबे समय बाद उसे गुस्सा आया था और उसने किसी चीज को फोड़ा था। उसने सोचा यह दोबारा नहीं होना चाहिए। सिर्फ हॉग्समीड की अनुमति पत्र का सवाल ही नहीं था। अगर वह इसी रास्ते पर चला तो जादू मंत्रालय उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगा। हैरी अब भी नाबालिग जादूगर था और जादूगरों के कानून के अनुसार उसे स्कूल के बाहर जादू करने की इजाजत नहीं थी। उसका रिकॉर्ड भी साफ सुथरा नहीं था। पिछली गर्मियों में ही उसे एक आधिकारिक चेतावनी मिली थी जिसमें यह बिल्कुल साफ लिखा हुआ था कि अगर भविष्य में प्रिविट ग्रह में जादू हुआ तो हैरी को हॉगवर्ट्स से निकाल दिया जाएगा। आवाज़ों से वह समझ गया कि डर्सली परिवार टेबल से उठ रहा है। वह उनके रास्ते से दूर हटकर जल्दी से ऊपर की सीढ़ियों पर चला गया। अगले 3 दिनों तक जब भी मार्ज आंटी उसे ऐसी वैसी बातें कहती थी तो हैरी अपनी झाड़ू की बेहतरीन देखभाल खुद कैसे करे कि मार्गदर्शक पुस्तिका के बारे में सोचने लगता था। यह तरकीब बहुत सफल रही क्योंकि इससे उसके चेहरे पर एक सपाट भाव आ जाता था। उसे देखकर मार्ज आंटी अब यह कहने लगी थी कि वह मंदबुद्धि था। आखिरकार मार्ज आंटी की यात्रा की आखिरी शाम आ ही गई। पेटूनिया आंटी ने बेहतरीन डिनर तैयार किया और वर्नन अंकल ने शराब की कई बोतलें खोल ली। सूप और मछली के दौरान हैरी की गलतियों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जब सब लोग लेमन मैरिंग पाई खा रहे थे तो वर्नन अंकल अपनी जेल बनाने वाली कंपनी ग्रेनिक्स के बारे में विस्तार से बता सबको बोर करने लगे। फिर पेटूनिया आंटी ने कॉफी बनाई और वर्नन अंकल ब्रांडी की एक बोतल लेकर आ गए। मार्ज, तुम तो नहीं लोगी? मार्ज आंटी पहले ही काफी शराब पी चुकी थी और उनका बड़ा चेहरा बहुत लाल हो गया था। एकदम छोटा सा पैग, उन्होंने हंसते हुए कहा। थोड़ा सा और ये हुई ना बात। डडली पाई का चौथा टुकड़ा खा रहा था। पेटूनिया आंटी अपनी छोटी उंगली बाहर निकालकर कॉफी की चुस्कियां ले रही थी। दरअसल हैरी अपने बेडरूम में छिप जाना चाहता था, लेकिन वर्नन अंकल की गुस्से भरी छोटी आंखें देखकर वह समझ गया कि उसे वहीं बैठकर यह झेलना पड़ेगा। मार्ज आंटी ने अपने होंठ चाटते हुए और ब्रांडी की खाली गिलास को रखते हुए कहा। बहुत बढ़िया पेटूनिया, इससे थोड़ी ताकत मिल जाती है। आखिर 12 कुत्तों की देखभाल तो करनी पड़ती है। उन्होंने लंबी डकार लेते हुए अपने मोटे पेट को थपथपाया। माफ करना, मुझे स्वस्थ बच्चे अच्छे लगते हैं। उन्होंने डडली की तरफ आंख मारते हुए कहा। तुम्हारा बिल्कुल सही है डडली, बिल्कुल अपने पिता की तरह। हाँ वर्नन, मैं थोड़ी सी ब्रांडी और लूंगी। दूसरी तरफ यह बच्चा, उन्होंने हैरी की तरफ सिर हिलाते हुए कहा, जिसने अपने पेट में मरोड़ महसूस की। उसने जल्दी से सोचा, मार्गदर्शक पुस्तिका को याद करो। यह बच्चा तो छोटा और घटिया दिखता है। ऐसा कुत्तों के साथ भी होता है। अभी पिछले साल की बात है, मैंने कर्नल फॉक्सटर से कुत्ते को डुबाने को कहा था। वह बहुत छोटा कुत्ता था, कमजोर, उसका सही विकास नहीं हुआ था। हैरी अपनी पुस्तक के 12वें पेज को याद करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें जादुई झाड़ुओं की गड़बड़ियों को दूर करने का मंत्र लिखा था। ये सब खून का सरा, जैसे मैं उस दिन कह रही थी। गंदा खून आखिर रहेगा गंदा ही। बुरा मत मानना पेटूनिया, मैं तुम्हारे परिवार की बुराई नहीं कर रही हूँ। उन्होंने पेटूनिया आंटी के पतले हाथ पर अपने फावड़े जैसा हाथ रखते हुए कहा। परंतु सच तो यह है कि तुम्हारी बहन गड़बड़ थी। ऐसा अच्छे से अच्छे परिवारों में भी हो जाता है। फिर वह एक आवारा के साथ भाग गई और परिणाम हमारी आंखों के सामने है। हैरी अपने प्लेट को घूर रहा था। उसके कान में अजीब सी घंटी बज रही थी। उसने सोचा, अपनी झाड़ू के निचले सिरे को कसकर पकड़ो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि इसके बाद क्या आता है। मार्ज आंटी की आवाज़ वर्नन अंकल की ड्रिल की तरह उसके कानों में जा रही थी। मार्ज आंटी ने जोर से कहा, इसका बाप। उन्होंने ब्रांडी की बोतल को पकड़ा और अपने ग्लास में डालते समय टेबल क्लॉथ पर ब्रांडी छलकाते हुए बोली। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि इसका बाप क्या करता था। वर्नन अंकल और पेटूनिया आंटी बहुत तनाव में दिख रहे थे। डडली ने अपनी पाई से नजरें हटाकर अपने मम्मी डैडी को देखा। वर्नन अंकल ने हैरी की तरफ कनखियों से देखते हुए कहा, वह काम नहीं करता था, बेरोजगार था। मुझे यही उम्मीद थी। मार्ज आंटी ब्रांडी का बड़ा घूंट लेते हुए बोली। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से अपनी ठुड्डी पोंछते हुए कहा, निकम्मा, निठल्ला, आलसी, आवारा। वे ऐसे नहीं थे। हैरी अचानक बोला। टेबल पर एकदम खामोशी छा गई। हैरी कांप रहा था। जिंदगी में उसे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। वर्नन अंकल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वे चिल्लाए, और ब्रांडी लोगी? उन्होंने मार्ज आंटी के गिलास में पूरी बोतल डाल दी। फिर उन्होंने हैरी से कुर्रा कर कहा, लड़के तुम बिस्तर पर जाओ, चलो। नहीं वर्नन। मार्ज आंटी ने हिचकियां लेते हुए एक हाथ उठाया और उनकी छोटी लाल आंखें हैरी पर टिक गई। आगे बोले लड़के।
आगे बोलो। तुम्हें अपने माता पिता पर बड़ा घमंड है। वे कार दुर्घटना में मर गए थे। मुझे लगता है शराब के नशे में धुत होगे। वे कार दुर्घटना में नहीं मरे थे, हैरी ने कहा, जो अब खड़ा हो चुका था। वे कार दुर्घटना में मरे थे झूठे कहेंगे, और तुम्हें अपने सज्जन मेहनती रिश्तेदारों के सिर पर एक बोझ की तरह छोड़ गए। मार्ज आंटी आवेश से फूलते हुए चीखी। तुम एक बुरे घटिया। लेकिन मार्ज आंटी की अचानक बोलती बंद हो गई। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वे गुस्से के कारण फूल रही थी, परंतु उनका फूलना बंद नहीं हुआ। उनका बड़ा लाल चेहरा फैलने लगा, उनकी छोटी आंखें बाहर निकलने लगी और उनका मुंह इतना खुल गया कि वे बोल नहीं सकती थी। अगले ही पल उनके जैकेट के कुछ बटन टूट गए। वे किसी बड़े गुब्बारे की तरह फूल रही थी। उनका पेट इतना फूल चुका था कि उनका बेल्ट टूट कर गिर गया। उनकी हर उंगली बेलन की तरह फूल रही थी। जब मार्ज आंटी का शरीर कुर्सी से छत की तरफ उठने लगा तो वर्नन अंकल और पैटनी आंटी एक साथ चीखे, मार्ज! वह पूरी तरह गोल मटोल हो चुकी थी और उनके हाथ पैर मोटे हो गए थे। जब वे हवा में उठती हुई ऊपर जा रही थी तो रिपर बुरी तरह भोंकता हुआ कमरे में आया। नहीं! वर्नन अंकल ने मार्ज का पैर पकड़कर उन्हें नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वे भी फर्श से ऊपर उठ गए। अगले पल रिपर ने झपटकर वर्नन अंकल के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। इससे पहले कि कोई उसे रोके, हैरी डाइनिंग रूम से दौड़कर बाहर आ गया। वह सीढ़ियों के नीचे बनी अलमारी की तरफ गया। उसके वहां पहुंचते अलमारी का दरवाजा जादू से अपने आप खुल गया। कुछ ही पल में वह अपने संदूक को खींचकर घर के सामने वाले दरवाजे तक ले गया। फिर वह सीढ़ियों पर दौड़कर चढ़ा। उसने बिस्तर के नीचे वाले फर्श पर रखे ढीले बोर्ड को खींचा। उसके भीतर से उसने अपनी पुस्तकों और जन्मदिन के तोहफे वाले तकिए के कवर को झपटकर बाहर निकाला। कमरे से बाहर निकलते समय उसने हेडविग का खाली पिंजरा भी उठा लिया। धड़धड़ाते हुए अभी वह अपने संदूक के पास ही पहुंचा था कि तभी वर्नन अंकल डाइनिंग रूम से बाहर निकले। उनका एक पैर खून में लथपथ था। वे गरजे, वापिस आओ, उसे ठीक करो। लेकिन हैरी तो जैसे गुस्से से पागल हो चुका था। उसने अपने संदूक को लात मारकर खोला, उसमें से अपनी छड़ी निकाली और वर्नन अंकल की तरफ कर दी। हैरी ने बहुत तेज तेज सांस लेते हुए कहा, वे इसी लायक थी। उन्हें जो सजा मिली वे उसी लायक थी। आप मुझसे दूर ही रहना। उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ने के लिए हाथ पीछे बढ़ाए। हैरी ने कहा, अब बहुत हो चुका है, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। और अगले ही पल वह बाहर निकलकर अंधेरी शांत सड़क पर पहुंच गया। वह अपना भारी संदूक खींच रहा था और हेडविग का पिंजरा उसकी बाह में दबा था।